हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अभी हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी की, जिसमें हमने जो उसका प्रश्न पत्र द्वितीय है वहां से कुछ टॉपिक लिए हैं। कल हमने लिया था प्रथम प्रश्न पत्र से आपका रीतिकालीन हिंदी काव्य। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र द्वितीय में जो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एक पॉइंट है, वहां से आज मैं प्रश्नों को लेके आई हूँ। उससे पहले कुछ स्टार्टिंग जो है इसका परिचय कुछ प्रकार से देते कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व जो माना जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है, और इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आप सब ये पढ़ ही रहे होंगे। तो संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब व्यवहारिक, ठीक है, बोलचाल में जो ली जाती थी। और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय था उसको संक्रांति काल कहा गया, और इसी संक्रांति काल भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अब प्रश्न आता है कि संक्रांति काल को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संक्रांति काल है ना, संक्रांति आप जानते हैं जब कोई चीज संक्रमित हो जाती है। तो यहाँ पर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय था, क्योंकि अपभ्रंश का प्रभाव और पुरानी हिंदी का प्रभाव तो मिक्स ये जो बना, इस संक्रांति काल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा, पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, पुरानी हिंदी कहा। बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और गुजराती भाषाओं का उद्भव हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं की उत्पत्ति हुई। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें नाम आएंगे। आप इसको दोबारा नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे आप दोबारा से सुन सकते हैं। पहाड़ी हिंदी की बोलियों के 2 भाग हैं, पश्चिमी पहाड़ी जो जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास क्षेत्र की, और मध्यवर्ती पहाड़ी है कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा लिपि के विकास की भी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हिंदी के विकास में सर्वप्रथम किसका योगदान है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम जो योगदान है वो फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया, तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा 1424 में मिलता है। तो आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसने किया, सरफुद्दीन यजदी के जफरनामा में 1424 में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं संविधान। संविधान के अनुच्छेद में 343, आपने सभी जानते हैं, 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया, क्योंकि जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको क्या माना गया है, राजभाषा हिंदी मानी गई है, और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी मानी गई है। संविधान का अनुच्छेद जो 344 है वो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति के गठन से संबंधित है, 344। और संविधान का अनुच्छेद 345 राजभाषा राजभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, 345। अब बात करते हैं अकबर के शासनकाल में जो थी वो राजभाषा कौन सी थी, तो अकबर के शासनकाल में टोडरमल के आदेश से फारसी को राजभाषा घोषित किया गया था। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अकबर के शासनकाल में राजभाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, और ब्रिटिश शासन में आप लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा पद पर सुशोभित हुई। आप सभी जानते हैं लॉर्ड मैकाले किस प्रकार यहाँ आए और अंग्रेजी को उन्होंने जो है उसका प्रचार प्रसार किया, अलग अलग प्रकार से किया। बात करते हैं लिपि के अर्थ में नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे लिपि के अर्थ में नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में। किसके लेख में, जयभट्ट के लेख में मिलता है। सबसे पहले जो देवनागरी का जो उल्लेख मिलता है वो गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है।
दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहा जाता है, नंद नागरी। देवनागरी को क्या कहा जाता है, नंद नागरी कहा जाता है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1966 ईस्वी में देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया। अगर हम बात करते हैं कि मानकीकरण क्या है, मानकीकरण उसमें जो मानक रखे गए हैं उसके अंतर्गत उन मतलब मानवीय विशेषताओं के आधार पर वो खरा उतरता है नहीं उतरता है, उसको मानकीकरण कहा जाता है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1966 में देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया था। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आप प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ, 1966 में। किसके द्वारा हुआ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हुआ। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो हमने यहाँ पर 40 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। ये था थोड़ा सा परिचय हिंदी भाषा का, उसकी लिपियों का विकास का थोड़ा बहुत था, जिसमें हमने संविधान को भी ऐड किया। याद रखेंगे 343, 344 और 345। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो अन्य लोगों तक इसको जरूर पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट करें। तो पहला प्रश्न है हमारी आज की स्क्रीन पर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारूपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, किससे हुआ था, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी, जननी माने होता है माता, कौन है भाई, सारे भाषाओं की जननी एक ही, और वो कौन है, संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ये अभी हमने पढ़ा था, 343, 334, 345 या 348। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 343, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। तो कल ही हमने रीतिकालीन हिंदी काव्य पढ़ा था, तो हमने देखा था कि रीतिकालीन की जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो इसलिए जो ब्रज भाषा सबसे ज्यादा किस रूप में प्रसिद्ध हुई, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, ये भी अभी हमने बात की थी कि संविधान ने इसको क्या घोषित किया है, राजभाषा घोषित किया है। तो आप भावुकता में आके राष्ट्रभाषा ना करके आए, ये हमारी संविधान के अंतर्गत ये हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आंसर बहुत इजी सा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गुरुमुखी जो है वो किस भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अभी हमने बात की थी, पूर्वी हिंदी के पार्ट है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगर, खड़ी बोली या बुंदेली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली, बुंदेली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालीभद्र सूरी को या स्वयंभू को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तुलसीदास, अमीर खुसरो, नाना, गुरु गोविंद सिंह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी, हिंदी, कौरवी या बघेली। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, रोमन या फारसी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख्यालय पूछा गया है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, नई दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस या लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका नागपुर। और अगर हम ईयर की बात करें तो यह है 1975, 1975 में हुआ था प्रथम सम्मेलन, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन
नागपुर में 1975। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर अभी प्रश्न ये भी आएगा कि पहला कौन था, तो यहाँ पर प्रश्न इंपोर्टेंट है। 1952 में, 1953, 1954, 1956। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना हुई थी। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? देखिए प्रश्न आ गया है। तो भाषा आधार पर अगर हुआ है गठन, तो सबसे पहले किस राज्य का? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बार बार कहेंगे तो याद हो जाएगा आपको, पूर्वी हिंदी के पार्ट है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया? यानी कि जिस तिथि को हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो है। अब लेकिन ईयर भी आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, और इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 22, 18, 22, 14, 15, 18, 22। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईसा ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म तो नहीं है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में से एक है। जैनों की थी प्राकृत और बौद्धों की थी पाली। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदासुख लाल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खां है। और इस उदयभान चरित को एक नाम, अन्य नाम है रानी केतकी की कहानी। कई बार रानी केतकी की कहानी के पूछा जाएगा, उदयभान चरित के नाम से भी पूछा जाएगा। तो लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी। अगला प्रश्न है, अवधि शब्द का अर्थ क्या है? समय है, अवध की भाषा है, शहर का नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का अवध की भाषा। लेकिन अगर ये इस प्रकार से लिखा होता है ना, सूरदास की एक पंक्ति, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। तो इस अवधि का अर्थ हो जाता समय, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो इसका अर्थ होता है अवध की भाषा। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या खड़ी बोली। आप सभी जानते हैं कबीर अपने विषय में कहते हैं, मासी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कभी भी भाषा लिखी पढ़ी नहीं। उन्होंने जो भी बातें की हैं उन्होंने बोली हैं, और उनके भक्त धर्मदास ने लिखी है। उनकी बोली को कहा जाता है सधुक्कड़ी, और एक और नाम दिया जाता है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र बंगदूत, उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक या बनारस अखबार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेम सागर, और लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? पाली से हुआ, प्राकृत से, अपभ्रंश से या संस्कृत से हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से ही हमारी भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? आप सभी जानते हैं, तो अवधि का बहुत ही बड़ा जो है महाकाव्य है तुलसीदास का रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आपके सिलेबस में भी है, 10th के सिलेबस में, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें रामचरितमानस का। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, गुजरात के राजा जयभट्ट शिलालेख, अशोक के अभिलेखों में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, या अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इस प्रकार से आप इसको रट लें, यही आपका आंसर है।
किसे हिंदी की जननी कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे जो सबकी जननी वो हिंदी की भी जननी, यानी कि सारे भाषाओं की जननी एक है और वो है संस्कृत। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ए मगही, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ये पश्चिमी की होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली उपभाषा कौन सी? देखिए, उपभाषा पूछा है, भाषा नहीं पूछा, उपभाषा पूछा है। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, और ये पूर्वांचल क्षेत्र में व्यापक रूप में बोली जाती है। कहाँ? पूर्वांचल क्षेत्र में व्यापक रूप में बोली जाती है, क्या? भोजपुरी। तो ये थे आज हमारे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित 40 प्रश्न। ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि किसी भी परीक्षा को प्राप्त करना तभी हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से रट लेते हैं, और पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं यहाँ पर आपके लिए 40-40 प्रश्न लेके आ रही हूँ। आप किस विषय में अभी 40 प्रश्न चाहते हैं या किस डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।